हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपने चैप्टर पी ब्लॉक चल रहा है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो, लास्ट वीडियो में हमने कार्बन के मुख्य समस्थानिक है उनकी बात की थी, मतलब जो आइसोटोप्स है ना कार्बन के, उनकी बात चल रही थी। मैंने आपको समझा दिया था, बोर्ड पे लिखाना बाकी था, लिखा भी देता, बट थोड़ा सा क्या इश्यू आ गया था कैमरे के अंदर, उस वजह से मैंने लिखाया नहीं। चलो उससे वहां से कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग क्या डलवाई थी मैंने? कार्बन के मुख्य समस्थानिक, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो लिखो कार्बन के मुख्य समस्थानिक। मैंने समझा आपको पीछे वाले वीडियो में दिया था, बाकी फिर से मैं आपको यहाँ लिखाऊंगा तो आपके रिवीजन हो जाएगा। तो हेडिंग क्या डालो? कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के मुख्य समस्थानिक। यहाँ पे तीन समस्थानिकों की बात करेंगे। समस्थानिक आइसोटोप, लेकिन यहाँ पे हम तीन की बात करेंगे आइसोटोप्स की। मुख्य समस्थानिक कितने हैं? तीन है। कौन कौन से? एक तो कार्बन C612 है, एक C613 है, और एक कौन हो गया? C614 हो गया। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई थी, है ना? ये C612 हो गया, 13 हो गया, और ये 14 हो गया। अब इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया? कार्बन 14 है, C6 कार्बन 14 है। ये किस में काम में आता है? ये एक रेडियो एक्टिव है, रेडियो धर्मी। कौन? C614। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो कि मैंने आपको पीछे वाले में भी बता दिया, रेडियो धर्मी पदार्थ है। कौन सा? रेडियो धर्मी पदार्थ। रेडियो धर्मी पदार्थ, इसका यूज क्या है? कार्बन डेटिंग विधि में। किसके अंदर है बच्चों? कार्बन डेटिंग विधि के अंदर, कार्बन डेटिंग मेथड के अंदर, कार्बन डेटिंग मेथड के अंदर। मतलब क्या हुआ? देखो, जीवाश्म होते हैं ना, हमने फॉसिल सोचे हैं हमारे, उनकी आयु ज्ञात करने या निर्धारण करने के लिए इसको काम में लिया जाता है, जिसको आप क्या बोल दोगे? कार्बन डेटिंग विधि बोल दोगे। फॉसिल्स मतलब जीवाश्म होते हैं, उनकी जो आयु का निर्धारण किया जाता है, उस विधि में कौन काम में आता है? हमारे कार्बन 14 आ जाता है, C6 कार्बन 14। आगे बात समझ में? किसके अंदर? जीवाश्मों की अर्धायुकाल ज्ञात करने के लिए। जीवाश्म, जीवाश्म मतलब फॉसिल्स, फॉसिल्स बोल दोगे, मतलब इनका अर्धायुकाल। जीवाश्म होते हैं, इनका क्या? अर्धायुकाल। फॉसिल्स का अर्धायुकाल ज्ञात करने के अंदर कौन काम में आता है? हमारे कार्बन डेटिंग मेथड के अंदर कौन काम में आता है? ये कार्बन 14 आ जाता है, C614, अर्धायुकाल ज्ञात करने के अंदर। यहाँ तक समझ में आ गया? कल मैंने आपको बताया भी था। बात करें अर्धायुकाल की, इसकी मतलब जीवाश्म की, तो कितनी बताई थी? 5770 वर्ष। आगे बात समझ में? हाँ, यहाँ तक समझा दिया था मैंने, अभी मैंने लिखा भी दिया आपको। अब आगे चलते हैं। अगली बात किसकी कर लेंगे? SI की बात कर लेंगे। SI मतलब सिलिका बोलते हो क्या? सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है? SiO2। हाँ, तो भूपर्पट्टी में उपस्थिति के आधार पे जो SI है उसका स्थान कौन सा है? बताओ आप मेरे को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिलिका का, सिलिकॉन का, है ना? कौन सा है? दूसरा स्थान है। चलो मैं लिखा देता हूं, आपने यहां तक उतार लिया होगा। उतार लिया? चलिए आगे। कार्बन के मुख्य समस्थानिक मैंने आपको यहाँ 3 बताए हैं, हालांकि 5 होते हैं जो कि आपने यहाँ पे काम में नहीं आएंगे। हाँ, तो सिलिका है, वो प्रकृति के अंदर हमें कौन कौन से पदार्थों के रूप में मिलती है? बताओ। हाँ, चलो मैं बता देता हूँ। सिलिका होती है वो प्रकृति के अंदर हमें सिलिकेट्स के रूप में, सिलिका के रूप में मिल जाती है। बाद में बात करें, सिलिका होती है वो हमारे जो सीमेंट बनाते हैं, सिरेमिक व कांच का जो मुख्य अवयव है कौन है? हमारे सिलिका। मतलब कांच वगैरह है ना, सीमेंट है, सिरेमिक पदार्थ है, इन सब में कौन काम में आता है? SI काम में आ जाता है, सिलिकॉन काम में आ जाता है। सिलिका नहीं, सिलिकॉन, है ना, SI का मतलब। उसके बाद में जैसे SN की बात कर लेंगे, टिन की, तो किस में काम में आ जाएगा? टिन स्टोन में काम में आ जाएगा। ऐसे ही केसिरेटाइट में काम में आ जाएगा, केसिटेटाइट, केसिटेराइट के अंदर काम में आ जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है SnO2। ऐसे इनसे क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। ऐसे पीबी है, ये किसके अंदर काम में आ जाता है? पीबी को गेलेना मतलब पीबीएस से प्राप्त करते हैं। ऐसे हमारे जीई है, वो किससे प्राप्त हो जाएगा? ये बहुत ही सूक्ष्म पदार्थ है जो कि कम मात्रा में मिलता है, मतलब न के बराबर मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन और आ जाता है, हमारे अर्धचालक हो जाते हैं, मतलब ट्रांजिस्टर होते हैं ना, उनके अंदर किसको काम लेते हैं? सेमीकंडक्टर्स। अर्धचालक मतलब अपने जो अर्धचालक होते हैं ना, सेमीकंडक्टर्स, जैसे चिप वगैरह बनाते हैं मोबाइल वगैरह की, इन सब में कौन काम में आ जाता है? SI और JE,
सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों काम में आ जाते हैं अर्धचालकों के रूप में। ऐसे ऐसा ही है हमारे सिलिकॉन, वो अपने जो सोलर प्लेट नहीं होती उसके अंदर भी काम में लिया जाता है। इसको लिखो 1 बाय 1। पहले किसकी बात करोगे, अपने SI की बात कर लोगे, सिलिकॉन की। भूपर पट्टी के अंदर सिलिकॉन का कौन सा स्थान है, दूसरा। हाँ, मात्रा के आधार पे। मैंने सारा समझा दिया आप लोगों को, अब बस लिखवाना बाकी है। हाँ लिखो, भूपरपट्टी में उपस्थित मात्रा के आधार पर SI का स्थान। भूपरपट्टी में उपस्थित मात्रा के आधार पर SI का कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान है बच्चों। कौन सा, दूसरा स्थान है SI का, सिलिकॉन का। और SI प्रकृति के अंदर में कौन कौन से सिलिकेट्स में सिलिका के रूप में मिल जाता है। किस किस रूप में मिल जाता है, हमें सिलिका की बात चल रही है, सिलिकॉन की। SI किसकी बात चल रही है, सिलिकॉन की। हाँ, प्रकृति में हमें किस रूप में मिल जाएगा, सिलिकेट्स के रूप में मिल जाएगा। प्रकृति में किस किस रूप में, सिलिकेट्स के रूप में मिल जाएगा, सिलिका के रूप में मिल जाएगा। सिलिकेट्स हो गए, सिलिका हो गए, आदि के रूप में मिल जाएगा। सिलिका का मतलब क्या होता है, SiO2, सिलिका के रूप में मिल जाएगा। सिलिका का मतलब होता है SiO2। आगे कहानी समझ में, इनके रूप में कौन मिल जाएगा, सिलिकॉन मिल जाएगा। ऐसे ही हमारी सीमेंट वगैरह इसके अंदर भी मिल जाएगा। सीमेंट हो गई, कौन हो गई, सीमेंट जो हम मकान वगैरह नहीं बनाते तो उसके अंदर लेके आते हैं ना सीमेंट, ऐसे सिरेमिक के अंदर मिल जाएगा, सिरेमिक। लास्ट में जैसे कांच वगैरह हो गया, इनमें भी कौन मिलता है, SI मिल जाता है। इन आदि से किसको प्राप्त किया जाता है, अपने सीमेंट वगैरह इनसे। ये इसकी क्या मुख्य अवयवी है ना, कांच इसके क्या है, मुख्य अवयव है ना, ये क्या है, मुख्य अवयवी पदार्थ है, मुख्य अवयव है ना इसके। ऐसे आप बात करेंगे SN की, किसकी, SN की, तो वो किससे मिल जाएगा, अपने टिन स्टोन से मिल जाएगा, कैल्साइट से मिल जाएगा, जिसको SnO2 से लिख दोगे, उससे प्राप्त कर लोगे, है ना। अगला हेडिंग डालो SN की, किसकी, SN और Pb बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, मिलने को तो, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं इनके बारे में। सबसे कम मात्रा में कौन मिल जाएगा हमें, जो कि रेडियो एक्टिव पदार्थ है, क्या बताओ, कौन, Ge सबसे कम मात्रा में मिलता है, जर्मेनियम बहुत ही अल्प मात्रा में। हाँ, छोटी छोटी लाइनें हैं, बाकी सब के बारे में तो बस इंपॉर्टेंट कौन था, अपने कार्बन था। तो SN के बारे में लिख लो, इसके बारे में, SN क्या बोलते हो इसको आप, टिन। कौन सा टिन, टिन। क्या बोल दोगे इसको आप, टिन बोल दोगे। तो मिल जाएगा कहाँ पे, टिन स्टोन में मिल जाएगा, टिन स्टोन, टिन स्टोन हो गया। ऐसे अपने कैल्साइट हो गया, कौन सा राइट, कैल्साइट, कैल्साइट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SnO2। फॉर्मूला याद रख लेना, SnO2, इससे प्राप्त करते हो टिन को, टिन स्टोन से कर लेते हो, कैल्साइट से प्राप्त कर लेते हो। आगे बात समझ में। ऐसे लास्ट में Pb है, इससे क्या हो जाएगा, से प्राप्त हो जाएगा, कौन, टिन, इनसे प्राप्त होता है। ऐसे हम बात कर लेंगे Pb लेड, पारा होता है क्या, Pb को गैलेना से प्राप्त हो जाता है। इसको किससे प्राप्त करोगे, गैलेना से, किससे, गैलेना से। उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, PbS, क्या हो जाएगा, PbS से प्राप्त। आगे बात समझ। ऐसे ही सबसे लास्ट में बात करेंगे जैसे Ge की, तो ये क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में मिलता है हमें, जर्मेनियम अति सूक्ष्म मात्रा में प्राप्त होता है, अति सूक्ष्म मात्रा में प्राप्त। अब बात करेंगे देखो सिलिका और जर्मेनियम की, ये दोनों ही क्या है, अर्धचालक है, जो किसमें काम में लिए जाते हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं, इन सब में काम में आते हैं, चिप्स वगैरह बनाने के अंदर। हमारे मोबाइल के अंदर भी विभिन्न प्रकार के ट्रांजिस्टर बने होते हैं, ऐसे उनके अंदर कौन काम में आ जाता है, सिलिका और जर्मेनियम काम में आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। हमारे सोलर पैनल होता है, उसके अंदर कौन प्रयुक्त होता है, SI प्रयुक्त होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आप किसके बारे में लिखोगे, सिलिका, SI के बारे में, सिलिकॉन के बारे में। SI होता है, इंपॉर्टेंट लाइन है इसके बारे में, किसके अंदर, हमारे ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं ना, मतलब सोलर पैनल, सॉरी, उसके अंदर प्रयुक्त होता है।
सोलर पैनल के रूप में प्रयुक्त। सोलर पैनल में कौन प्रयुक्त होता है? हमारे SI प्रयुक्त होता है। SI है, GE मतलब जर्मेनियम। अर्धचालकों के अंदर दोनों ही काम में आते हैं हमारे SI व GE, ये दोनों ही किसके अंदर काम में आ जाते हैं? हमारे इसके अंदर अर्धचालकों के रूप में काम में आ जाते हैं। ठीक है, हाँ। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दोनों की ही लिख लो साथ में। यहाँ पे क्या आ जाएगा? SI सिलिकॉन, दोनों किसमें प्रयुक्त होते हैं? अर्धचालक के रूप में। दोनों क्या है? अर्धचालक हैं, सेमी कंडक्टर है ना, सेमी कंडक्टर्स हैं जो किसमें प्रयुक्त होते हैं? ट्रांजिस्टरों में प्रयुक्त हो जाते हैं। इनका उपयोग क्या है? ट्रांजिस्टरों में प्रयुक्त। ट्रांजिस्टर में उपयोग, किसमें? ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त। ट्रांजिस्टरों में प्रयुक्त। यहां तक आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो फिर आगे चलते हैं। छाप लिया? छापो, स्क्रीनशॉट लो। फिर देखो, बात करेंगे इसके अंदर अब सहसंयोजक त्रिज्या वगैरह, कोवेलेंट रेडियस वगैरह, इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो ग्रुप नंबर 14 है, इसके अंदर क्या करेंगे? सहसंयोजक त्रिज्या की बात कर लेंगे। चले आगे, छाप लिया? कोवेलेंट रेडियस की बात करेंगे। अब आप लोगों को पता है वर्ग जो नंबर 13 है, ये इससे लेफ्ट साइड में आ जाता है। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इनका आकार है वो क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। मतलब सीधा सा मतलब ये 13 की तुलना में जो 14 नंबर ग्रुप है उसका आकार क्या हो जाएगा? छोटा। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं ना, सहसंयोजक त्रिज्या ग्रुप नंबर 13 की तुलना में छोटी होती है, कम होती है। और दूसरी बात कर रहे हैं हम वर्ग की। जैसे वर्ग के अंदर तो ऊपर से नीचे जाते हैं, तो आपको पता ही है एटॉमिक साइज है या फिर त्रिज्या है वो क्या होती है? बढ़ती है। परमाणु का आकार क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे कंपेयर किसके साथ में? पीरियड के मतलब पीरियड से कंपेयर करेंगे। तो 13 से राइट साइड में आता है 14, इसलिए आकार क्या होता है? जब पीरियड में जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट छोटा होता जाता है। ऐसे ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो आकार बढ़ता जाता है। तो उसकी बात कर देते हैं सहसंयोजक त्रिज्या की। वर्ग नंबर 14 है, ग्रुप 14 है, इसके अंदर सहसंयोजक त्रिज्या की बात करते हैं, कोवेलेंट रेडियस की। हाँ देखो, सहसंयोजक त्रिज्या इसकी ग्रुप नंबर 14 की। आप लोगों को पता ही है हमारे ग्रुप नंबर 14 चल रहा है, 13 को हमने कंप्लीट कर लिया है। हाँ, तो वर्ग जो नंबर 14 है ना, ग्रुप नंबर 14 है, इसके अंदर किसकी बात करने वाले हो? सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या, कोवेलेंट रेडियस। इंग्लिश में क्या बोल दोगे? कोवेलेंट रेडियस बोल दोगे। लिख लो कोवेलेंट रेडियस। चलो मैं लिख देता हूं, कोवेलेंट रेडियस। लिख लिया? कोवेलेंट रेडियस। वर्ग 13 की तुलना में इनका आकार क्या हो जाता है? छोटा। इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे पहली लाइन क्या हो जाएगी? ग्रुप 13 की तुलना में ग्रुप 14 के तत्वों का आकार क्या होता है? छोटा। तत्वों का आकार या साइज क्या हो जाती है? छोटी। आकार क्या हो जाएगा बच्चों? छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? ग्रुप नंबर 13 की तुलना में ग्रुप 14 के तत्वों का आकार छोटा हो जाता है। आकार छोटा, छोटी नहीं, त्रिज्या छोटी हो जाती है ना, आकार क्या हो जाएगा? छोटा। यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया। अब बात करेंगे अप टू डाउन जाने पे इसके साइज में क्या फर्क पड़ता है? बढ़ जाती है। तो इंपॉर्टेंट लाइन अगली कौन सी हो जाएगी? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, मतलब अप टू डाउन जाओगे। क्या करोगे? अप टू डाउन जाओगे तो क्या हो जाएगा? आकार बढ़ जाएगा। अप टू डाउन जाने पर, नीचे जाने पर आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि होती है, इंक्रीज हो जाता है।
साइज क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद में आयनन एंथैल्पी की बात करेंगे तो आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इनकी अगली हेडिंग क्या डालोगे, आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब बात करेंगे सबसे पहले वही ग्रुप की तुलना करेंगे तो इनका आकार जो हमारे ग्रुप नंबर 13 है उनकी तुलना में क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इनकी आई है वो क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि वो क्या करेंगे जब लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के पास में रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, उतना ही हार्ड हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इसलिए आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इनकी ज्यादा हो जाएगी। अगला पॉइंट लगाओ, आयनन एंथैल्पी, ग्रुप 14 की क्या, आयनन एंथैल्पी। हाँ, तो यहाँ पे क्या रखोगे, आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको आप किससे लिखते हो, आई से, शॉर्टकट में किससे लिखते हो, आई से, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ग्रुप नंबर 13 की तुलना में इनका आकार क्या हो जाता है, छोटा, 14 का। तो इसकी जो आकार छोटा हो गया तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 13 की तुलना में ज्यादा। तो ग्रुप नंबर 13 की तुलना में ग्रुप नंबर 14 के तत्वों का आकार छोटा होता है। तो आप अगली लाइन क्या लिख दोगे, अतः, यहीं पे लिख दोगे क्या, अतः, क्या लिख दोगे, अतः। हाँ, छोटा अतः क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बात, इनकी आई का मतलब क्या हो गया बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। आई वर्ग 13 से अधिक, आ गई बात समझ में। हाँ, आई क्या हो जाएगी, इनकी ज्यादा हो जाएगी कंपेरेटिवली 13 के एलिमेंट्स है इनसे, है ना, आई वर्ग 13 से अधिक हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आई का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमारे एस एन और पीबी है, इनके मध्य हमारे डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ये आने की वजह से इनकी आई है वो चेंज हो जाती है, मतलब एस एन से भी ज्यादा हो जाती है, 10 से भी ज्यादा हो जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको याद रखनी है, किसी भी हाल में भूलना नहीं है। क्या याद रखना है, वर्ग नंबर 14 में, किसमें, 14 में, वर्ग 14 में जनरली क्या होता है, आकार बड़ा होता है तो आई का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। ग्रुप 14 में ऊपर से नीचे जाने पर, अप टू डाउन जाने पर, सब में यही एक्सेप्शन है, मतलब यही अपने काम करता है, सारा का सारा तरीका जो कि आपको याद रखना है ना। जाने पर आई घटती है, आई क्या हो जाती है, घटती है। जनरली यही होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे आई घटती है। लेकिन हमारे एस एन और पीबी, इनमें इनके बीच में कौन आ जाता है, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं। किंतु एस एन व पीबी के मध्य, यहाँ लिख देते हैं ना, किंतु एस एन व पीबी के बीच में डी व एफ ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं। डी एंड एफ आंतरिक संक्रमण और संक्रमण तत्व आ जाते हैं ना, ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं। तो इनके ऊपर जेड इफेक्ट काम नहीं करता, संक्रमण तत्व और आंतरिक संक्रमण तत्व उन पे काम नहीं करता। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनको संक्रमण तत्व बोल देते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनको आंतरिक संक्रमण तत्व बोल देते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व, है ना। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक को बोल देते हैं। इनर कौन से को, एफ ब्लॉक वाले को। हाथों के मध्य एफ ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं, जिसे पीबी की आई जिससे आ जाते हैं, जिससे फर्क क्या पड़ जाएगा, पीबी की आई, किसकी बच्चों, पीबी की आई है वो, आई है वो एस एन से ज्यादा हो जाती है। पीबी की आयनाइजेशन एंथैल्पी, आई एस एन से ज्यादा हो जाती है। आगे बात समझ में, बस यही रीजन है, आई किसकी ज्यादा हो जाएगी, अपने पीबी की आई एस एन से ज्यादा हो जाएगी। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में ऑर्डर डायरेक्ट आ जाता है। तो मैं ऑर्डर लिख देता हूँ, यहीं पे आपको दिख रहा होगा। सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, कार्बन की, उसके बाद में सिलिकॉन की, सिलिका की, है ना, सिलिकॉन की। यहाँ तक तो सेम रहेगा। उसके बाद में देखो यहाँ भी जर्मेनियम आ जाएगा, लोचा किन में हो जाएगा, वो जो ऊपर वाले नीचे वाले हैं इनके अंदर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे पीबी लिख दोगे और इसके बाद में कौन लिख दोगे, एस एन लिख दोगे।
दूसरा तरीका बता दूं जो एग्जाम में दिया हुआ होता है वो आप लिखोगे, इससे ज्यादा बेटर कौन सा रहेगा? अपने जो मैं अभी लिखा रहा हूँ वो, यहाँ पे तो ऐसा ही नहीं आएगा, कौन आएगा? ऐसा, लेकिन पीबी किधर आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा। अब बात तो सेम है, देखो ये पीबी की आई एस एन से अधिक होती है, पीबी की आई एस एन से अधिक है नहीं है? जिस साइड मुंह खुला होता है वो उसकी ज्यादा हो जाती है, मतलब पीबी की तरफ मुंह खुला है ना तो ये ज्यादा है इसकी आई एस एन से। आगे बात समझ में, तो ये ऑर्डर है, ये आपके एग्जाम में दिया हुआ आएगा, स्टार लगा लो और नोट कर लो। उसके बाद में EN की बात करेंगे, किसकी? विद्युत ऋणता की बात करेंगे। वही बात है, जब ऊपर से नीचे जाते हो तो आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है ना? सेम वही बात। और वक्त 13 की तुलना में 14 के तत्वों का आकार भी क्या होता है? छोटा। अगर आकार छोटा तो EN क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्शन करते हैं। आई का मतलब क्या होता है? विद्युत ऋण, सॉरी EN का मतलब विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है? अपने जो मतलब इलेक्ट्रॉनों को, दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करना, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN कहलाती है, विद्युत ऋणता कहलाती है। हाँ, तो यहाँ तक आपने छाप लिया। आगे चलो, हेडिंग डालो, आयनन एंथैल्पी के बाद में अपने विद्युत ऋणता। सेम कंसेप्ट है। ग्रुप 13 की तुलना में 14 के जो तत्व होते हैं उनका आकार क्या होता है? छोटा। आकार छोटा हो गया तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा करेगा, तो IE भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। बस सिंपल। हाँ, तो यहाँ पे लिखो EN विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। शॉर्टकट में किससे रिप्रेजेंट कर दोगे? EN से। किससे? EN से। तो मैं क्या लिखूंगा? ग्रुप 13 की तुलना में, वर्ग 13 की तुलना में ग्रुप 14 के तत्वों का आकार G, 14 के तत्वों की EN अधिक हो जाएगी। बस सिंपल सा है। वर्ग 13 की तुलना में G14 मतलब वर्ग 14, यहाँ पे वर्ग 14 लिख लो, है ना? आप समझ तो गए वैसे भी। वर्ग 14 की EN क्या होती है? अधिक होती है ना? वर्ग 14 की EN अधिक, 14 की EN अधिक, इसका मतलब क्या होता है? ज्यादा। क्या हो गया? ज्यादा। तो मतलब 13 की तुलना में 14 के जो तत्व हैं इनकी EN क्या हो गई बच्चों? ज्यादा हो गई। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर से नीचे जाओगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है, ऊपर से नीचे जाने पे क्या फर्क पड़ता है? जाने पर आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऊपर से नीचे जाने पे आकार बढ़ गया तो EN क्या हो जाती है? कम होती है जनरली। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है? कार्बन से सिलिकॉन तक तो क्या होती है? EN घटती है। वहां तक तो काम करता है अपना कार्यक्रम, लेकिन इसके बाद जब PB तक जाते हैं तो लगभग तो समान बनी रहती है, लेकिन GE से PB तक के मध्य मतलब हमारे D और F ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाएंगे संक्रमण धातु, तो उनकी वजह से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगी, थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, ऑलमोस्ट फर्क पड़ जाएगा। एक पॉइंट का अभी लिखाऊंगा कितना क्या फर्क पड़ जाता है, लिखो। हाँ, ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो जाता है? आपने घटती है ना? क्या EN क्या हो जाती है? घट जाती है ऊपर से नीचे जाने पर, है ना? कहां से लेकर? कार्बन से सिलिकॉन तक, C से SI तक, SI तक क्या हो जाएगा? EN घटती है, EN घटती है। अगली बात समझ में, EN क्या हो जाती है? घटती है। इसके बाद कहां तक? PB तक, लगभग समान, PB तक। इसके बाद PB तक ऑलमोस्ट क्या हो जाती है? समान रहती है। उसका रीजन क्या बता दिया मैंने? अपने GE और PB के मध्य कौन आ जाते हैं? D और F ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं, लगभग समान। क्यों? वही रीजन पीछे वाला, D व F ब्लॉक के तत्व बीच में आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं? इनके मध्य में आ जाते हैं। कौन? D व F ब्लॉक के एलिमेंट्स बीच में आ जाते हैं। इसलिए देखो मैं आपको लिखा देता हूँ EN। अब एक तरफ तो लिखो तत्व, कौन? तत्व। दूसरी तरफ क्या लिख लो? अपने EN लिख लो। कौन लिख लो बच्चों? EN लिख लो। ये हो गया EN। सबसे पहले कार्बन आ जाएगा, उसके बाद में सिलिकॉन आ जाएगा, उसके बाद में जर्मेनियम आ जाएगा,
काशी गए श्रीनाथ प्रभु, याद है ना आपके ट्रिक। सबसे लास्ट में आ जाएगा पीबी। अब देखो कौन किसकी कितनी होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मैंने आपको बताया पीबी और एसएन इसकी लगभग क्या हो जाती है, बराबर। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, कार्बन की 2.5। जैसे जैसे इधर जाओगे कम होती जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ तक तो कम होती है, बाकी इनकी क्या होती है, बराबर होती है, 1.8 ही होती है। यहाँ पे पीबी की कितनी हो जाती है, 1.9 हो जाती है। ये डिफरेंस मैंने आपको बताया। क्या होना चाहिए था, कम, लेकिन इनके बीच में क्या हो जाता है, अपने ये डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं, इसलिए थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये बात मैंने लिखा ही है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे चलते हैं। अगली हेडिंग डालो धात्विक गुण, मेटेलिक प्रॉपर्टीज, है ना, लिख लिया यहाँ पे, चलो लिख लिया। तो अगली हेडिंग डालो धात्विक गुण, मेटेलिक प्रॉपर्टीज। धात्विक गुण क्या होते हैं, इनमें क्या वृद्धि होती है, क्या घटता है, लेफ्ट टू राइट जाती है तो क्या फर्क पड़ता है, अप टू डाउन जाते हो तो क्या फर्क पड़ता है। जैसा कि अब तक आपको ये चीज याद हो जानी चाहिए थी, क्योंकि बहुत बार एक ही चीज पढ़ रहे हैं बार बार, तो इसमें भी सेम वही रूल रहने वाला है। जनरल बातें हैं वो तो सेम टू सेम ही रहेगी, चाहे आप कोई सा भी ग्रुप पढ़ लो। कुछ एक चीजें कभी कभार अलग हो जाती है, जिनको बहुत गहराई से याद करना पड़ता है। हाँ, तो क्या हेडिंग डाली, धात्विक गुण, मेटेलिक प्रॉपर्टीज, धात्विक गुणधर्म, धात्विक गुण, मेटेलिक प्रॉपर्टीज। देखो बात करेंगे जब इसके अंदर वर्ग से ऊपर से नीचे जाओगे तो अधात्विक गुणों में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और धात्विक गुणों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। मतलब नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज है उनमें क्या आ जाएगी, कमी, और मेटेलिक प्रॉपर्टीज में क्या आती है, वृद्धि हो जाती है, उनमें इंक्रीज हो जाती है मेटेलिक प्रॉपर्टी। यही बस सिंपल सा है। देखो मैं आपको बताऊं, कार्बन क्या है, इसके अंदर अधातु है, जैसे इस SI और GE दोनों क्या है, उपधातु है, मतलब अपने मेटेलॉइड्स हैं, और SN और PB क्या है, धातु है। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ के लिखोगे कार्बन आ जाएगा, उसके बाद में SI आ जाएगा, काशी गए श्रीनाथ प्रभु, अभी तक ट्रिक भी याद हो गई होगी। ये क्या है, GE है ना, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, उसके बाद में GE के बाद में SN और PB दोनों कंटिन्यू आ जाएंगे। तो आप लोगों को सबको याद हो गया होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, कार्बन क्या है बच्चों, अपने अधातु है, क्या है, नॉन मेटल है। ऐसे ही अपने उसमें पीछे वाला मतलब क्या था, अपने ग्रुप नंबर 13 था, उसमें बोरोन था, वो बाय मिस्टेक मैंने अधातु बता दिया था। वो क्या होता है, उपधातु होता है, मतलब मेटेलॉइड्स होता है। तो उसको आप करेक्ट कर लेना, हालांकि मैंने वीडियो में कमेंट को पोस्ट कर दिया है ना। हाँ, तो कार्बन क्या है बच्चों, अधातु है, नॉन मेटल है। अधातु का मतलब क्या हो गया, नॉन मेटल, क्या है ये, नॉन मेटल है। ऐसे सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, दोनों ही उपधातु है, मेटेलॉइड्स हैं। ये दोनों क्या हो जाएंगे, उपधातु हो जाएंगे। उपधातु को आप क्या बोल दोगे, मेटेलॉइड्स बोल दोगे। क्या बोल दोगे, मेटेलॉइड्स बोल दोगे। अब दोनों नीचे वाले हैं ये क्या हो गए, धातु हो गए, मेटल हो गए। आगे बात समझ में, तो आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई, ये क्या हो गए, धातु, मेटल। मतलब जब ऊपर से नीचे जाते हो तो धात्विक प्रकृति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और अधात्विक प्रकृति में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यहाँ तक आप लोगों के कहानी समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक कहानी समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। क्या है, ऊपर से नीचे जा रहे हो तो अधात्विक गुणों में तो कमी आ रही है और धात्विक गुणों में वृद्धि हो रही है। देखो सिंपल सा लिख देते हैं यहाँ पे की पॉइंट, स्टार लगा के ऐसे तीर छोड़ दो। धात्विक गुणों में तो क्या हो रही है, वृद्धि, जो कि आपको दिख रहा है। धात्विक गुणों में क्या वृद्धि हो रही है, ये तीर छोड़ने का मतलब वृद्धि, इंक्रीज। और अधात्विक गुणों में क्या हो रही है, कमी। अधात्विक गुणों में क्या आ रही है, कमी आ रही है बच्चों, क्या आ रही है, कमी आ रही है। बस यही बात लिखनी थी। उसके बाद में मैंने आपको एक चीज और बता देनी है कि जो हमारा SN और PB है, कौन, ये दोनों, इनका MP और BP दोनों ही क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। गलनांक क्या हो जाता है इनका, कम हो जाता है। ये बहुत ही क्या है, मुलायम धातु है दोनों की दोनों। तो क्या है, इसके बारे में क्या लिखोगे, दोनों ही क्या है, मुलायम धातु है। कौन सी धातु, मुलायम धातु। अगर मुलायम धातु है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक, गलनांक को इंग्लिश में क्या बोलते हो, मेल्टिंग पॉइंट, क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। आगे बात समझ में, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक क्या है इनका, कम है, बहुत ही कम है। एमपी और बीपी क्या हो जाएगा, कम है। आगे बात गलनांक और क्वथनांक की तो करेंगे एमपी और बीपी की, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्या बता दिया है, वर्ग के अंदर तो हमारे ऊपर से नीचे जाएंगे तो गलनांक और क्वथनांक में क्या फर्क आएगा, एमपी और बीपी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ये बात मैंने आप लोगों को समझा दी है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लास्ट लाइन। देखो इनका ये गलनांक कम क्यों है, क्योंकि ये मुलायम है, सॉफ्ट है, तो एमपी और बीपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अगला पॉइंट लिख लो साथ में, हमारे ग्रुप नंबर जो 14 है इसका एमपी एंड बीपी, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऊपर से नीचे जाने पे क्या आती है, कमी आती है। तो यहाँ पे देखो अप टू डाउन जाने पे, ऊपर से नीचे जाने पे, किसके अंदर, ग्रुप में, किसकी बात चल रही है, वर्ग की, तो अप टू डाउन जाओगे तो क्या आ जाएगी, इसके अंदर कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों, कमी आ जाएगी। आगे बात समझ में, ऐसे ही आप बात करोगे ग्रुप नंबर जो हमारा 13 है उसकी तुलना करोगे, जो वर्ग नंबर 14 के तत्व हैं उनका गलनांक और क्वथनांक 13 की तुलना में क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, क्योंकि आकार क्या हो गया छोटा, जब लेफ्ट टू राइट आ गए तब की बात है। तो ये बात आपको जरूर लिख देनी है ना। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या लिख दोगे, 13 की तुलना में, वर्ग नंबर 13 डायरेक्ट लिखो है ना, वर्ग 13 की तुलना में 14 का एमपी और बीपी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। एमपी एंड बीपी क्या है बच्चों, अधिक है। मतलब 13 की तुलना में 14 वालों का क्या है, अधिक है। यहाँ पे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो गई है। सो मिलते हैं कल एक और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। थोड़ा सा पार्ट बचा है वो मैं कल करवा दूंगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।